नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक भयानक और रहस्यमय हॉस्पिटल की सच्ची कहानी, जो है भूतिया हॉस्पिटल। यह कहानी दिल के धड़कने को तेज कर देगी और आपकी रूह को घर से बाहर कर देगी। तो बिना किसी देरी के हम इस रहस्यमय हॉस्पिटल की यात्रा पर निकलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं कहानी मेरी जुबानी दोस्तों। मेरा नाम दीपक है और आज की यह कहानी मेरी जिंदगी में घटी एक बहुत ही खौफनाक घटना पर आधारित है। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन था। उसी दिन मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा था। अगर आप मुझे डर के बारे में पूछे तो उसे दिन मुझे पता चला था कि डर आखिर क्या था। उसे दिन भर में मैं बॉस की 2 बार दांत खा चुका था। उसे दिन का वातावरण भी बहुत ही अजीब था। शाम के 4 बज रहे थे, लेकिन आसमान पर बादल इस कदर छाए हुए थे मानो अंधेरा हो गया हो। ऑफिस में बैठा हर कोई घर जल्दी जाने के बारे में सोच रहा था। शायद साल की पहली बारिश होने के असर द बिजलियां रहेद और मौसम नरम पड़ चुका था। ऑफिस में बैठे हर किसी की नजर बार बार खिड़की के बाहर जा रही थी, 5 ठंड बजाने को। और वक्त के साथ साथ वातावरण और भी गहराता गया। जो भी वहां रुके वह सभी ऑफिस के करीब रहने वाले उन सब में मैं अकेला था जो ऑफिस से दूर रहता था। लेकिन बॉस का मूड अच्छा नहीं था, इसलिए घर जाने के बारे में बॉस को पूछने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं घड़ी की तरफ देख रहा था कि तभी बॉस फोन पर बात करते हुए अपने केबिन से बाहर आ गया और बाहर आकर वह सीधा मेरे पास आकर खड़े हो गए। हान भेजता हूँ, अभी के अभी भेजता हूँ। उन्होंने फोन साइड में करते मेरे पास आकर मुझे कहा, दीपक मेरा एक जरूरी काम है, करोगे? मैंने कम पूछे बिना ही उन्हें हान कर दी। ना करने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि वह पहले से ही मुझ में पर गुस्सा। उन्होंने फिर फोन पर हान ना करते मुझे कहा, तुम्हें अस्पताल जाकर जल्द से जल्द मेरे एक दोस्त को कुछ पैसे पहुंचने हैं। तुम अपनी बाइक लेकर जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। मुझे घर से जाने में वक्त लगेगा। ऊपर से तुम तो जानते हो यह शहर का ट्रैफिक पीक पर होगा और इस वक्त तो और भी ज्यादा होगा। मैंने फिर से उन्हें अपनी गार्डन हिलाकर हान में जवाब दिया। कुल मिलाकर मैं उसे वक्त उनका कोई भी कम करने के लिए तैयार था। कुछ देर बाद उन्होंने एक पैसों का बंडल एक थैली में भरकर मेरे पास दे और उसी के साथ जिन्हें वह पैसे पहुंचने उनका नाम, नंबर और वार्ड नंबर मुझे दे दिया। वह सब लेकर मैं ऑफिस से बाहर निकल गया और सीधा पार्किंग की तरफ भागा। आसमान बादलों से पूरी तरह से घिरा हुआ था। हल्की हल्की बूंदें टपक रही थी। उसे वक्त आसमान किसी हद से ज्यादा पहले हुए जैसा लग रहा था, कभी भी फूट सकता था। मैंने अपना बैग पीठ पर चढ़कर बाइक को किक मारना शुरू किया, पर बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अस्पताल मेरे ऑफिस से लगभग 30 से 40 मिनट दूर था और अस्पताल जाकर वापस घर जाने में आज मुझे देर रात होने वाली थी, क्योंकि अस्पताल ऑफिस के एक तरफ था तो मेरा घर दूसरी तरफ। मैं की मारता रहा, पर फिर भी बाइक शुरू नहीं हुई। 10 मिनट तो मेरे वहीं चले गए। चालू होते ही मैं तेजी से अस्पताल की तरफ निकल पड़ा। आसमान तब भी गरज रहा था। शाम के 6 बज रहे थे। मैं ठीक 3:45 ट्रैफिक को पार करते हुए अस्पताल तक पहुंच गया, पर अस्पताल का गेट मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से आसमान फूट पड़ा और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैं अपने आप को भेजने से बचाने के बाइक को रास्ते के किनारे खड़ा कर वहीं एक दीवार से सेट कर खड़ा हो गया। अब तो मैं बारिश में फंस गया था। उसी वक्त वहां से एक आदमी गुजरता हुआ दिखाई दिया। मैं बारिश में उनके पास चला गया। भाई साहब, ये अस्पताल का गेट किस तरफ है? उन्होंने हाथ से अपने पीछे देखकर पीछे इशारा करते हुए मुझसे कहा, यहां से आगे चले जाओ, वहां से राइट ले लेना, वहां तुम्हें बड़ा सा गेट दिखाई देगा, वही अस्पताल का गेट है। इस वक्त तुम ठीक अस्पताल के पीछे खड़े हो। जब उन्होंने यह कहा तब मैंने अस्पताल के बिल्डिंग की तरफ देखा। वहां पर अस्पताल की एक मंजिला बिल्डिंग थी, लेकिन उसे बिल्डिंग की लाइट बंद थी। पहली मंजिल पर बस किसी कमरे की लाइट जल बुझ रही थी। मैंने उसे आदमी को थैंक्स कहा और आगे जाने लगा। तभी उसे आदमी ने मुझे पीछे से आवाज दी, और हान, यहां पीछे के गेट से अंदर जाने की कोशिश मत करना। मतलब यह जगह अच्छी नहीं है। अंदर आने जाने के लिए वह गेट बंद है। खुला दिखे तो भी वहां से मत जाना। इतना भूल कर वह आदमी वहां से आगे निकल गया। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा कि यह जगह अच्छी नहीं। बारिश अब भी तेज थी। मुझे पैसे जल्द से जल्द पहुंचने दा। सिर्फ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं था
और यह सोचते हुए मेरी नजर अपने आप ही फिर से उसे बिल्डिंग की तरफ चली गई। अब सब कुछ अंधेरे में डूब चुका था, कोई लाइट नहीं झपक रही थी। मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से आगे निकल पड़ा। कुछ 150 मीटर जाने के बाद मेरी बाइक अचानक से बंद पड़ गई। अब इसे क्या हो गया देखा तो गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो चुका था। मेरे बाप इसे भी अभी खत्म होना था। मैं वहां खड़े होकर अपने आसपास देखने लगा, पर वह थोड़ा सुनसान इलाका था। मेरा ध्यान वहीं सामने एक गेट की तरफ चला गया। वहां पर एक पुराना जंग लगा बोर्ड लटक रहा था जिस पर लिखा था कि इस गेट का इस्तेमाल, वह गेट टेढ़ा और टूटा हुआ था। उसी पाल मेरा ध्यान फिर से अंदर चला गया। उसे वक्त ऊपर की उसे पहली मंजिल पर लाइट फिर से झपकने लगी थी। ऐसा लगा जैसे वहां कोई है। बारिश के कारण वहां सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था, पर वहां कोई खास था। मेरा ध्यान उसे परछाई पर था कि तभी मेरा फोन बज उठा। मैंने किसी तरह उसे बारिश में अपनी जेब से फोन निकाला। बस सर, पहुंच रहा हूं 5-10 मिनट में, मुझे सामने से। ठीक है, ठीक है। इतनी ही आवाज आई और इतना कहकर बॉस ने फोन रख दिया। मैं बाइक को धकेल तो वहां टूटे गेट के पास चला गया। मैं वही गेट के पास खड़े होकर अंदर देख रहा था। वह बिल्डिंग की बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ द नीचे, सब तरफ पेड़ों के पत्ते बिखरे पड़े। ऐद पर अंदर कोई कुत्ता नहीं था। मैं वहीं खड़े होकर सोचने लगा कि अंदर जाऊं या ना जाऊं। अस्पताल का वह हिस्सा काले गाने अंधेरे में डूबा हुआ था। अंदर सच में अगर कोई कुत्ता वगैरह हुआ तो वहां से भाग पाना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन बाइक को धकेलते हुए आगे के गेट तक ले जाने में मुझे और वक्त लग जाता। इसलिए मैं बाइक को धकेलता हुआ उसे गेट के अंदर चला गया। मेरे अंदर जाते ही पूरी बिल्डिंग की लाइट अपने आप जल उठी। हर तरफ रोशनी फैल गई। मैंने सोचा कि मैं भी कैसा पागल हूं, यहां बस बिजली चली गई थी और मैं खामखा अंदर जाने से डर रहा था। वही एक खिड़की के छत के नीचे मैंने बाइक को खड़ा कर दिया और मैं वहां से आगे चला गया। सामने जाने पर मैंने देखा कि बिल्डिंग के एक कोने में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था मैटरनिटी हो, जो कि काफी खराब हो चुका था। मैं बिल्डिंग के एंट्रेंस के पास पहुंचा और कुछ देर वहीं खड़ा रहा। मैं यहां देख रहा था कि कोई मुझे मिल जाए कि मैं किसी से आगे जाने के बारे में पूछताछ कर सकूं। मैंने बिल्डिंग के अंदर झांक कर देखा, पर अंदर कहीं कोई नहीं था। सब कुछ विराम था। अंदर कोई नर्स, कोई डॉक्टर, कोई पेशेंट नजर नहीं आ रहा था। कोई हलचल नहीं, कहीं कोई आवाज तक नहीं। सोचा कि शायद वहां से आगे जाकर किसी से पूछना ठीक होगा। जैसे ही मैंने अपना कदम बिल्डिंग के अंदर रखा, धड़ाम से वहां की सारी लाइट बंद हो गई। एक पाल में सब कुछ अंधेरे में डूब गया। मैं हैरान होकर यहां वहां देखने लगा। मैंने वहीं से अंदर की तरफ आवाज लगाई, कोई है यहां? अरे भाई, कोई है क्या? पर कोई जवाब नहीं आया। बाहर बरस रही बारिश के अलावा और बिजली की आवाज के अलावा दूसरी कोई भी आवाज नहीं थी। बारिश इतने तेज थी कि दूर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लाइट बंद होने के कारण मैं बिल्डिंग से बाहर चला गया। कुछ कदम दूर जाने के बाद मेरी नजर मेरे सामने जमीन पर पड़ रही रोशनी पर चली गई। वह रोशनी मेरे पीछे कहीं से किसी खिड़की से आ रही थी। मैंने मुड़कर पीछे देखा तो अब वहां पहले जैसे ही पहली मंजिल पर एक कमरे की लाइट झपक रही थी। मेरा सारा ध्यान उसी तरफ खींचा जा रहा था। मैं एकदम से चंद खड़े होकर उसे खिड़की की तरफ देखे जा रहा था। तभी एक कुत्ते की आवाज सुनिए गया, लेकिन अचानक आई आवाज से एक पाल के लिए मेरा शरीर कैंप उठा और पूरे शरीर में डर की एक तेज लहक दौड़ गई। मैं उसे कुत्ते को हटाने लगा, पर तब मैंने महसूस किया कि वह कुत्ता मुझे देखकर भौंक नहीं रहा था। वह तो उसे खिड़की की तरफ देख रहा था। वह देख मेरा डर थोड़ा कम हो गया और तभी फिर से फोन बज उठा। अरे भाई, कहाँ हो तुम? जी सर, अस्पताल में ही हूँ, बस वार्ड को ढूंढ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब पैसे देने के बाद मुझे फिर से कॉल करना। बॉस का फोन रखने के बाद मैं वहां से भगत हुआ आगे चला गया। वो कुत्ता अब भी वहीं पर खड़ा था। आगे कुछ दूर हॉस्पिटल की ओर भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी। वहां कुछ देर ढूंढने पर मुझे बताया हुआ अवार्ड मिल गया और मुझे बॉस के दोस्त भी मिल गए। मैंने पैसे उनके हवाले कर दिए और मैं वापस वहां से निकल पड़ा। अब मेरे सामने दो सवाल डद कि मैं बाइक का क्या करूंगा और वापस घर कैसे जाऊंगा। मैं अस्पताल के कैंटीन में चला गया और वही एक गर्म गर्म चाय लेकर बैठ गया।
उसे वक्त मुझे याद आया कि बॉस ने मुझे फोन करने के लिए कहा था। मैंने अपनी जेब को हाथ लगाया, देखा तो फोन मेरी जेब में ही नहीं था। मैंने अपने पंथ के सभी जेबों को चेक किया, मेरा फोन कहीं भी नहीं था। मैंने काउंटर पर भी जाकर देखा, पर मैंने फोन कहाँ रख दिया था मुझे याद ही नहीं आ रहा था। अब मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ गया। आज मेरा पूरा दिन खराब गया था। मेरा एक भी कम ठीक से नहीं हो पा रहा था। मैंने एक घूंट में चाय खत्म की और जल्दी से अपना फोन ढूंढने के लिए निकल पड़ा। मैंने हर मुमकिन जगह पर फोन को ढूंढा, पर मुझे फोन कहीं नहीं मिला। मैं थक हार कर वापस बाइक की तरफ निकल पड़ा, मतलब अस्पताल के पीछे के गेट की तरफ, उसी मैटरनिटी होम की बिल्डिंग की तरफ। वहां जाने पर मुझे याद आया कि शायद मेरा फोन यहां कहीं हो सकता है, क्योंकि आखिरी बार मैं यहीं पर खड़े होकर फोन पर बात की थी। यह सोचकर मैं वहां की आधी अधूरी रोशनी में मोबाइल ढूंढने लगा। फिर से ऊपर से आती हुई कमरे की रोशनी की तरफ मेरा ध्यान गया। इस वक्त भी उसी कमरे की लाइट झपक रही थी। पता नहीं मेरे साथ वहां क्या हो रहा था। मैंने फिर से अपना ध्यान हटाया और अपना मोबाइल ढूंढने लगा। तब मुझे कहीं से मेरे मोबाइल की रिंगटोन की आवाज सुनाई पड़ने लगी। मैं यहां मोबाइल को ढूंढने लगा, पर वह आवाज ऊपर से कहीं से ए रहेद, शायद उसी खिड़की के पास से, क्योंकि अब फिर से वहां खिड़की में कोई खड़ा था। मैंने उसे गुस्से में ही आवाज, कौन है वहां देखो, मेरा मोबाइल मुझे वापस कर दो, उसी के साथ मुझे। फिर कुत्ते की आवाज सुनाई पड़ी। अब वह कुत्ता उसे बिल्डिंग से काफी दूर खड़ा था और अपना मुंह ऊपर कर वो एक तरह की आवाज निकल रहा था, जैसे कि कुत्ते खतरे से आगाह करने के लिए निकलती हैं। पर मुझे उसे कुत्ते से कोई खतरा नहीं था। वहां ऊपर मेरा मोबाइल था या नहीं मुझे पता नहीं, पर इतना पक्का था कि रिंगटोन की आवाज बिल्डिंग के अंदर से कहीं से ए रही थी। तभी मैंने उसे परछाई को पीछे जाते हुए देखा। एक काली सी परछाई पीछे जाते जाते अंधेरे में कहीं घुल गई। वह कुत्ता भी शांत हो गया। मैं दौड़ते हुए बिल्डिंग के एंट्रेंस के पास चला गया। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, बिल्डिंग की सारी लाइट अपने आप ही चालू हो गई। लगा कि अच्छा हुआ जो लाइट चालू हो गई, अब तो मैं और भी आसानी से उसे ढूंढ सकूंगा। और फिर मैं भगत हुआ, ऊपर की मंजिल पर चला गया। ऊपर पहुंचकर देखा तो मेरे सामने एक लंबा कॉरिडोर था जो कि एकदम खाली और शांत था। मैं हैरान था कि मैटरनिटी होम होने के बावजूद वह कोई कैसे नहीं, इस बार मुझे पहले से ज्यादा अजीब लगा। मैं कुछ कदम आगे बढ़ा, उसी पाल मुझे एक रोने की आवाज सुनाई पड़ी। मैंने ध्यान से देखा तो उसी कॉरिडोर में कोई लड़की एक दीवार के सहारे बैठे हुई थी। वह अपने पैर पसारे हुए अपने पेट को पकड़कर रो रही थी। शायद प्रेग्नेंट थी, लेकिन वह मुझसे काफी दूर थी। मतलब मैं कॉरिडोर के एक छोर पर था तो वह दूसरे छोर पर थी। उसे वक्त पहली बार मेरे दिमाग में यह बात आ गई, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ की लाइट अपने आप झपकती है, अस्पताल होकर भी यह कोई नहीं है। पर फिर भी मैंने सोचा कि अगर सच में वह औरत तकलीफ में होगी तो और उसे किसी की मदद की जरूरत होगी, तो मैंने वहीं पर पड़ी, एक व्हील चेयर ली और उसे औरत की तरफ बढ़ाने लगा। जब मैं उसके पास पहुंचा तब भी वह औरत अपने पेट को पकड़कर रो जा रहे। तब मैंने बिल 4 को उसके पास खड़ा किया है और उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर उसी पाल सभी लाइट्स बंद हो गई। अगले पाल वहां सिर्फ लाइट ही नहीं थी, बल्कि उसी के साथ उसे औरत की रोने की आवाज आनी भी बंद हो गई। मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ 2-4 सेकंड्स में यह सब कुछ हो गया और फिर से लाइट झपकने लगी। तब मैंने देखा कि वह मेरे सामने कोई नहीं था, कोई औरत नहीं थी। मेरे माथे पर पसीना उभरने लगा, शरीर कँपाने लगा। मुझे महसूस हुआ कि वह सब कुछ किसी धर्म जैसा है। शायद वहां तक लाने के लिए कोई साजिश बताना ही था, कि बारिश में भीगने के कारण था या फिर डर के कारण, पर मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने खतरे को बाप तो है अंधेरे में ही सीढ़ियों की तरफ भगाना शुरू किया। कुछ कमरों को पार करने के बाद मैं किसी पुतली की तरह अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया, क्योंकि बिजली की रोशनी में मैंने सीढ़ियों के पास किसी को खड़ा देख लिया था। शायद वहां वही औरत खड़ी थी। उसे देख मेरा गला सूख गया था। मैं उसे दूर अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था और फिर से लाइट चालू हो गई। वो औरत मुझसे कुछ दूर खड़ी थी। उसका चेहरा उसके खुले बालों से ढका हुआ था। हाथ एकदम सीधे लटक रहे गार्डन आगे की तरफ नीचे झुकी हुई थी और शरीर पर घुटनों तक आता। एक सफेद रंग का गाउन था
हाथ पैर काले पद चुके उसका। वह रूप देखकर मैं काफी डर गया। मैं किसी तरह उसके आगे जाने के लिए हिम्मत जताने लगा और तभी वह औरत हरचाखच कर रोने लगी। उसकी आवाज सुन मेरी आगे बढ़ाने की हिम्मत टूट गई। मैंने घबरा तो है आवाज में उसे कहा, कौन हो तुम और यहां यह सब क्या हो रहा है? अब तक मैं इतना तो समझ गया था कि मेरी जान को यहां खतरा है। मैंने देखा कि उसे औरत के पेट से नीचे फर्श पर खून टपक रहा था। वह औरत अपने खुद के हाथों से अपने पेट को खरोच रही थी। वह देख मैं और ज्यादा घबरा गया। ये क्या हो रहा है? वो ये क्या कर रही है? और फिर धीरे धीरे उसके पेट से खून की धार बहाने लगी। वो देख मुझे उल्टी जैसा होने लगा। मैं अपने आप को संभालते हुए वही एक दीवार के सहारे खड़ा हो गया। तभी रोते रोते वह औरत जोर से चीखू। उसे चीज के साथ साथ उसके पेट से खून से सना हुआ एक मांस का गोला ढांप करके फर्श पर गिर पड़ा। वो बड़मुदार कला खून से सलाम। मांस का गोला देख मेरे राउंड के खड़े हो गए। मेरे हाथ पांव इस कदर थरथरने लगे कि वहां से उठ पाना तक मेरे लिए मुश्किल हो गया था। सदन की बदबू और भी तेज आने लगी। मुझे वहां सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। मैं किसी तरह पास के कमरे में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मेरी सांस फूल गई थी। मैं गहरी सांस ले रहा था। उसे वक्त मेरा ब्लड प्रेशर शायद इतना बढ़ गया था कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मैं किसी तरह अपने आप को होश में रखने की कोशिश कर रहा था। मैं वही दरवाजे के पास खड़े होकर सोच रहा था कि मैं यहां से बाहर कैसे निकलूं। जब बाहर से एक धीमी आवाज सुनाई देने लगी। उसे आवाज के साथ साथ लगा जैसे सब कुछ एकदम से शांत हो गया है। मुझे बस वो लोरी की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं घबराया हुआ वहीं पर खड़ा था। पता नहीं वो औरत कौन थी और मेरे साथ क्या करना चाहती थी। धीरे धीरे वो आवाज भी शांत होती गई, एकदम शांत। इस अचानक आई आवाज से मेरे अंदर बिजली दौड़ गई। मेरे हाथ पांव की ताकत खत्म हो चुकी थी। मैं वहीं नीचे बैठ गया और डर के मारे रोने लगा। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगड़ा है? मुझे जाने दो प्लीज। मैंने फिर किसी तरह हिम्मत जुटा और तेजी से दरवाजा खोलकर सीढ़ियों की तरफ भागने लगा। उसे वक्त पूरे कॉरिडोर की लाइट झपक रही थी। मैं भागते हुए कॉरिडोर के आखिर तक पहुंच गया, पर वहां पहुंचकर देखा तो वहां कोई सीढ़ियां ही नहीं थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, तब मुझे ध्यान आया कि घबराहट में मैं गलत दिशा में दौड़ आया था। सीढ़ियां बिल्कुल मेरी उल्टे दिशा में थी। मैं फिर से उसे दूसरी तरफ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते मैं उसे झपकते लाइट में बीच में खड़ी व्हील चेयर से टकराकर नीचे गिर पड़ा। मेरे पैर में चोट ए गई थी, फिर भी मैं लंगड़ता हुआ, लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन उसे झपकते हुए लाइट में मैंने देखा कि वह औरत फिर से वहीं पर खड़ी है, सीढ़ियों के पास। उसे देख मैं सीढ़ियों की तरफ जाने के बजाय भागते भागते एक कमरे के अंदर घुस गया और अंदर जाकर फिर से दरवाजा बंद कर लिया। उसे वक्त मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। पता नहीं था कि वह मेरे साथ क्या होने वाला था। मैंने अपने पैर में लगी चोट को देखा। उसे चोट से खून घिस रहा था। मैं अपने एक हाथ से उसे चोट को दबाकर वहीं पर बैठा रहा। मैंने गौर से देखा तो यह वही कमरा था जिसे मैंने नीचे से देखा था। उसकी दीवार अंदर से पूरी तरह से काली पद चुकी थी। फर्श पर बहुत सारे खून के काले धब्बे। शायद वक्त के साथ साथ वह इतने गहरे और काले पद चुके पूरे कमरे में सदन की घनी बदबू फैली हुई थी। मैं वहां उन सब चीजों को देख रहा था कि उससे पहले कमरे का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। मैं अपनी सांस रोककर वहीं पर बैठे देख रहा था, लेकिन दरवाजा खुलकर फिर से अपने आप बंद हो गया, जैसे कोई उसे कमरे के अंदर तो ए गया था, लेकिन शायद मैं उसे देख नहीं पाया। और तभी उसे कमरे की लाइट फिर से झपकने शुरू हो गई। मैंने देखा कि मुझसे कुछ दूर उसे कमरे के एक कोने में वही औरत बैठी हुई थी। अपने चेहरे पर धक्के बालों के बीच से मुझे घर रही थी। उसका वह भयानक चेहरा देखकर मैं उसे पर चेक पड़ा। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें और मुझे? फिर वही लोरी की आवाज सुनाई देने लगी। वह औरत अपने पेट से निकले मांस के गोली को सहला रही थी। मुझे महसूस हुआ कि वहां पर कुछ छुपा सा द्रव फैल रहा है। मैंने अपनी जगह से उठने की कोशिश की और फिसलकर वहीं नीचे गिर पड़ा। तभी वह औरत घुटनों के बाल चलते हुए मेरी तरफ बढ़ाने लगी। मैं वहां से उठने की, वहां से भागने की नाकाम कोशिश कर रहा था उसे।
औरत ने मेरे पास आकर बड़े आराम से मेरा सर अपनी गोद में ले लिया। उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था। उसके हाथ किस वर्ष से एक अजीब सी सनसनाहट मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मैंने उसकी गोद से उठने की कोशिश की तो उसने मेरे बालों को पकड़कर मेरे सर को बहुत जोर से फर्श पर पटक दिया। कुछ देर बाद मुझे फिर से होश ए गया। मैंने देखा कि मैं अब भी उसकी गोद में था। उसके सर के बाल मेरे चेहरे पर, उसकी आंखें ठीक मेरे आंखों के सामने थीं और वह अजीब तरह से मुस्कुराते हुए लोरी गा रही थी। उसके मुंह से चिपचिपा पानी मेरे चेहरे पर टपक रहा था। वो इतनी खौफनाक थी कि उसके रूप में मुझे अपने सामने अपनी मौत दिखाई दे रहे बाहर कहीं से। उसे कुत्ते की रोने की आवाज मेरे कानों पर पड़ रही थी। वह औरत अपने खून से सनी चिपचिपी हाथ से मेरे चेहरे को, मेरे सर को सहला रहे। वह सब मेरी ताकत से बाहर। फिर से मेरी आंखें बंद होती गई। मुझे फिर जब होश आया तब मैंने देखा कि मैं उसे औरत की गोद में नहीं था। मैंने देखा कि वो औरत उसी कमरे के एक कोने में शांत खड़ी थी। वहां शांत खड़े होकर वह मुझे देख रही थी। उसे कमरे के अंदर कहीं से हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने ठीक से देखा तो मैं खिड़की के नीचे पड़ा था और वो रोशनी खिड़की के बाहर से आ रहे। मैंने अपने सर को बिना हिला है, बस आंखों की पुतलियां को हिलाकर सब कुछ देखा था। पता नहीं उसे वक्त मेरे साथ क्या हो रहा था, पर मैंने सोचा कि अगर मरना ही है तो एक आखिरी कोशिश करने में क्या हर्ज है। और मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी जगह पर उठ खड़ा हो गया और अगले ही पाल मैं उसे कमरे के खिड़की से नीचे कूद पड़ा। मैं पहली मंजिल से सीधे नीचे जमीन पर गिरा था। नीचे गिरते ही मेरे शरीर पर बहुत जोर की मार लगी थी और तभी मेरे आंखों के सामने फिर से अंधेरा चलने लगा। तब भी मैंने देखा था कि वह औरत खिड़की में खड़ी थी और मुझे देख रही थी और कोई दौड़ा दौड़ा मेरे पास आ रहा था। अगली बार जब मुझे होश आया तब मैं अस्पताल के बोर्ड में था। मेरे आसपास मेरे ऑफिस के दोस्त, मैं घर वाले और कुछ रिश्तेदार खड़े। सबको यही जानना था कि उसे रात मेरे साथ क्या हुआ था, पर मैं किसी को कुछ भी बताने की हालत में नहीं था। बहुत लोग मुझे आकर देखकर चले गए। मेरे घर वालों ने बताया कि मुझे अस्पताल के एक सफाई कर्मचारी ने बचाया है और उसी ने मुझे इस हालत में यहां भर्ती कराया है। ठीक से होश में आने के बाद एक आदमी मुझसे मिलने चला आया। वह मेरे चैन का इंतजार कर रहा था। मेरे जागते ही वह मेरे पास आकर बैठ गया है और उसने बड़ी शांति से मुझसे कहा, तुम्हारे साथ वहां क्या हुआ होगा उसका अंदाजा है मुझे। मेरे चेहरे पर यह जो जख्म के निशान है वह भी वहीं से आए हैं, पर तुम किसी को बताने जाओगे तो कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। जानता हूं कि तुम भी यह जानना चाहते होंगे कि आखिर वह सब तुम्हारे साथ क्या हुआ था। वह औरत कौन थी? जब मेरे साथ यह सब हुआ था तब मेरे दिमाग में भी यही सारे सवाल आए। कई साल पहले यह अस्पताल एक छोटा सा अस्पताल हुआ करता था। तुम जहां गए था वह अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग है। तब एक रोज वहां एक औरत को उसकी डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था। उसे वक्त बच्चे को जचने के लिए। अभी के जैसी मशीनरी नहीं जो था, सब बाद में पता चलता था। तो जब उसकी डिलीवरी हुई तो पता चला कि उसे कोई बच्चा नहीं हुआ है, बल्कि उसके पेट से बस एक मांस का गोला निकाला था। यह सुनकर उसे औरत को बहुत दुख हुआ, बल्कि इस बात को उसे सदमा लगा क्योंकि उसके साथ यह पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार हो रहा था। जब भी उसकी डिलीवरी होती तो हर बार उसके पेट से एक मुर्दा गोला जन्म लेता था। इसलिए वह अपने आप से बहुत गुस्सा थी। वह भगवान से बहुत गुस्सा था और उसी रात उसने गुस्से में आकर अपने पेट पर लगे टांका को उधर कर रख दिया। उसने अपनी कोख फाड़ डाली। उसकी जगह पर ही मौत हो गई। उसकी मौत बेचैनी और नाखुशी के कारण हुई थी। उसकी आत्मा भगवान पर नाराज थी। शायद इसीलिए उसकी आत्मा अब भी वहां पर भटक रही है। इसके अलावा मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। बाकी तुम खुद समझदार हो, किसको क्या बताना है तुम अच्छे से जानते हो। इतना बोलकर वह आदमी वहां से चला गया और उसके बाद मैंने सोचा कि शायद मेरा बहुत दिन ही खराब था। मैंने बाद में लोगों से बस इतना कहा कि किसी ने मेरा मोबाइल चुरा लिया था और मैं उसके पीछे पीछे उसे बिल्डिंग के अंदर चला गया। वहीं पर उसने मुझ में पर हमला किया और छटपटाहट में मैं उसे बिल्डिंग से नीचे गिर पड़ा। असली घटना मैं और मेरे बस कुछ ही दोस्त जानते थे और शायद अब आप भी। अब आप यकीन करो या ना करो, पर दुनिया में ऐसी चीज है जिनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। तो दोस्तों,
ये थी हमारी भूतिया हॉस्पिटल की सच्ची कहानी। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमय और डरावनी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और खुद को सुरक्षित रखें।